हम रात को 3 बजे सोए थे और अभी वापस आपके लिए एक आखिरी वीडियो बच गया, तो मैं स्कूल जाने से पहले सोच रहा हूँ कि इसको आपको फिनिश कर दूँ। चलिए, ये है आपके लिए शिफ्ट 4। और देखिए, बहुत ही प्यारा सा पेपर था, बहुत ही स्तरीय पेपर था। हालांकि कुछ बातें पर्टिकुलर एक जेनेटिक्स पे ज़्यादा आई हैं, पर आप देखिए। पहला प्रश्न पहला प्रश्न देखिए साहब। पहला प्रश्न है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन लर्निंग प्रोसेस? फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में क्या शामिल है? शारीरिक, या फिर मनोवैज्ञानिक, या फिर पर्यावरणीय, या फिर उपरोक्त सभी? तो आंख बंद करके हमको कर देना है उपरोक्त सभी, क्योंकि सीखने में सब कुछ शामिल है। फिजियोलॉजिकल भी है, इन्वायरमेंटल भी है और साइकोलॉजिकल भी है। दूसरा प्रश्न है, डैश वो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है। द डैश इज द इमीडिएट इन्वायरमेंट। इमीडिएट इन्वायरमेंट, ये हमने आपको किसी वीडियो में एग्जैक्ट ये वाला वर्ड बताया था। हालांकि बहुत सिंपल है। ये यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर का बायो इकोलॉजिकल सिस्टम है, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं बखूबी। तो निकटतम वातावरण जिसमें बच्चा रहता है, उसके उसके सिबलिंग्स, माता पिता, दोस्त, ये सब किस में आते हैं? तो इसका जवाब आएगा माइक्रो सिस्टम। यह आएगा सूक्ष्म प्रणाली। अब हिंदी में कुछ भी हो सकता है साहब, लेकिन माइक्रो सिस्टम जिन बच्चों को याद है, उनका ये आंसर राइट है। तीसरा प्रश्न है, किसने प्रपोज किया मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी को? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो नन अदर देन हार्वर्ड गार्डनर। इसका जवाब है हार्वर्ड गार्डनर। 8 प्रकार की एनसीईआरटी में शामिल की गई हैं। 9th एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, अस्तित्ववादी बुद्धि जो फिलोसोफर में होती है, वो भी आ चुकी है। ठीक है। और पेडागोजिकल इंटेलिजेंस और दूसरी चीज़ों पे भी काम कर रहे हैं हार्वर्ड गार्डनर, बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने, जिनकी बुक का नाम आपको याद होना चाहिए, फ्रेम्स ऑफ माइंड द मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो सबसे पहले 1983 में आई थी। और सबसे पहले उन्होंने 7 ही प्रकार बताए थे, फिर 8वां प्राकृतिक जोड़ा और 9वां अस्तित्ववादी बुद्धि भी जोड़ दिया। ओके। चौथा प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, नो स्कूल टू बी एस्टेब्लिश्ड इन विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ। यानी 2009 के एक्ट के अनुसार, अधिनियम के अनुसार, कौन सा प्रमाण पत्र जरूरी है किसी विद्यालय को स्थापित करने के लिए? और 4 ऑप्शन हैं। अब हिंदी में प्रशंसा, मान्यता, नियम व शर्तें, प्राधिकार है। इंग्लिश में अप्रिसिएशन है, रिकॉग्निशन है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, ऑथोराइजेशन है। तो मैं जाऊंगा मान्यता के साथ। मान्यता के बिना स्कूल नहीं चलाते हम, ये बहुत कॉमन सी बात आ गई ना आरटी के बारे में। तो मान्यता के साथ हम जाएंगे, रिकॉग्निशन के साथ हम जाएंगे। फाइनल आंसर बोर्ड मानेगा वो होगा, मैं आपको फिर बता दूं, लेकिन जनरली हमारी बातें बोर्ड को माननी ही पड़ेंगी। फिर भी अगर एक आध में कुछ इधर उधर हो तो आप चिंता नहीं करें। चलिए, 5वां प्रश्न, और वो है बहुत आसान। अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को, देखो जिन शब्दों से हमें प्यार है वो शब्द बार बार आए हैं। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? रिलेटिवली परमानेंट, रिलेटिवली परमानेंट चेंज। जहां भी दिखा हम बोल देंगे अधिगम है साहब। ये क्या है? अधिगम है। अस्थायी होता तो अधिगम नहीं होता, पर ये तो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है जो अधिगम है। मैं फिर आपको बता दूं, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आगे भी आपको तभी बेनिफिट मिलेगा। बहुत आपके सामने तीनों परीक्षाएं सामने हैं, ठीक है ना? तो चैनल पे बहुत कुछ देने वाले हैं, ऐप साइकोलॉजी पे बहुत कुछ देने वाले हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, हमारी बेहतरीन किताबें कमाल धमाल कर रही हैं, उनको भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक एक सवाल कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आपने जान लिया ना। और ये तो केवल पात्रता है। दूसरी बात, आप इसको प्लीज़ प्लीज़ शेयर करेंगे सबको, ताकि हमें ये लगे कि ये दो तरफा है, एक तरफा नहीं है। ओके। तो 5 प्रश्न हो गए। छठा प्रश्न, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। छठा प्रश्न देखिए, वापस आरटी पे प्रश्न आया है कि आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा, जाने कितनी बार हमने बोला है, एलिमेंट्री एजुकेशन, एजुकेशन। एक्चुअली आरटी की स्टार्टिंग की जो धाराएं हैं, पहली धारा में परिचय विस्तार है और दूसरी धारा में महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। उसमें बताया गया कि बालक का क्या मतलब है, 6 से 14 वर्ष है, ठीक है ना? असुविधाग्रस्त क्या होता है, वंचित वर्ग क्या होता है, स्थानीय प्राधिकार क्या होता है, समुचित सरकार क्या होती है। उसी में दे रखा है आरंभिक शिक्षा क्या होता है। तो इसका जवाब है कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा। पहली से 8वीं तक की शिक्षा इसका आंसर होगा। एलिमेंट्री एजुकेशन इसका आंसर होगा। एलिमेंट्री एजुकेशन किसको बोलेंगे? तो पहली से 5वीं कक्षा, याद है ना? अगर प्राथमिक शिक्षा पूछ लें तो 5वीं तक की शिक्षा होगी,
और आरंभिक शिक्षा पूछे तो 8वीं तक की शिक्षा होगी। अगर प्राइमरी एजुकेशन हो तो क्लास 5 तक की बात करेंगे, और एलिमेंट्री एजुकेशन हो तो क्लास 8 तक की बात करेंगे। तो हम जाएंगे पहले ऑप्शन के साथ। 7वां प्रश्न, इन द फील्ड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी मॉडर्न स्टडीज हैव बीन डन प्रिंसिपली इन विच डायरेक्शन। यानी अनुवांशिकता पे प्रश्न आया ना, अनुवांशिकता के सिस्टम में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है। बहुत प्यारा सा प्रश्न था। जो लोग अपडेट रहते हैं करंट से वो इसको आसानी से कर सकते हैं। स्पेशली साइंस वाले बच्चों को तो आना ही चाहिए, पर मैं देखता हूँ कि साइंस मैथ के बच्चे इसको कर नहीं पा रहे हैं। तो ये टेंडेंसी खराब है आपकी, आपके पढ़ने का स्टाइल बदलिए आप। और अभी हम आपके लिए कुछ बेसिक करंट और साइकोलॉजिकल चीज़ें कंटिन्यूसली लेके आएंगे। मैं ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ आपके लिए, ओके। लेकिन आपका साथ जरूरी है, सहयोग जरूरी है, ठीक है ना। और वो सहयोग यही है कि आप तो शेयर करते जाएं सबको, जितना शेयर कर सकें उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा, और हम उतनी जल्दी वो काम की और बेहतरीन नायाब चीज़ें आपके लिए पेश करते रहेंगे। चलिए, तो अनुवांशिकता के क्षेत्र में नवीन शोध। तो पहले देखो, साइटोलॉजी आपने सुना होगा। साइटोलॉजी दरअसल कोशिका विज्ञान है। और साइटोलॉजी की मैं बात करूं तो सब साइटोलॉजी आज से बहुत साल पहले एक विद्वान हुए, आपने नाम सुना होगा, इंग्लिश विद्वान हुए रॉबर्ट हुक्स। रॉबर्ट हुक्स ने माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन किया था कोरक का ऑब्जर्वेशन किया था 1665 में। कब किया था? 1665 में। किसने किया था? रॉबर्ट हुक्स ने किया था। और उसी कोरक के ऑब्जर्वेशन से उन्होंने पहली बार एक नाम दिया था, सेल। तो ये सेल या कोशिका जो शब्द आया ना, वो रॉबर्ट हुक ने वहीं से दिया था। अब आप सोचिए, ये आधुनिक नवीन तो है नहीं, ये तो 17वीं शताब्दी की बात है। दूसरा है बायोमेट्री। तो बायोमेट्री का जहां भी नाम आता है फ्रांसिस गाल्टन का नाम याद आता है। याद है ना आपको बायोमेट्रिक्स? फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में शुरुआत की थी साहब। और ये एक्चुअली 20वीं शताब्दी के आरंभ में प्रतिष्ठित हुआ था कि साहब बायोमेट्री। एक्चुअली बायोमेट्रिक क्या है? बायोमेट्रिक का मतलब है वही वाली अपनी जेनेटिक्स वाली, जीन्स वाली बात की हम आधे गुण माता पिता से लेते हैं, आधे उनके माता पिता से, ग्रैंडफादर से, आधे उनके पेरेंट्स से लेते हैं। ये बायोमेट्रिक्स है। तो ये भी 20वीं शताब्दी के आरंभ से हम इसको ले सकते हैं, या 19वीं शताब्दी के लास्ट डिकेट्स में ये आई। तो बहुत नई नहीं है, पुरानी है। सी जो है एक्सपेरिमेंटल ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, ये एकदम नया है। एक्सपेरिमेंटल ब्रीडिंग्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन, एकदम नया है। तो ये इसका आंसर होगा, ये ध्यान रखना है। आपको पता है क्या है एक्सपेरिमेंटल ब्रीडिंग्स ऑफ एनिमल? साइंस के बच्चे जानते हैं कि साहब इसको आज के टाइम में आपने खूब देखा होगा कि सब पता नहीं क्या हो, किसी ज़माने में इंसानों के साथ ऐसा हो जाए, वो ठीक नहीं रहेगा। पर अभी जानवरों के साथ ऐसा हो रहा है कि हम बेहतर बेहतर प्रजाति पाने के लिए और ऐसा प्रोडक्शन लेते हैं जानवरों का जो कि वो नेचुरल नहीं है उनका, वो आर्टिफिशियल है। यस, आर्टिफिशियल है। तो इसको आर्टिफिशियल एआई के नाम से भी जाना जाता है। ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है दरअसल, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। तो आपने देखा ना, ये सीमेन बैंक और सब बने हैं अभी। और हम देखते हैं, इसका बेहतर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अभी हम देखते हैं ना सब अमेरिकन गाय है, ये तो विदेशी गाय है। तो वो क्या है? वो नस्ल सुधारने के लिए कुछ ब्रीडिंग किया गया है उनमें, ठीक है ना। प्रजनन ऐसा है उनका कि जिसमें अच्छे गुणों के उनको मिला के फिर उनका प्रजनन होता है। इसी तरह से आर्टिफिशियल, आपको पता है आजकल मुर्गे, घोड़े, भेड़, ये सब आने लग गए हैं। तो ये एक नया है, नवीन वर्जन है। तो इसका आंसर हो जाएगा जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन या एक्सपेरिमेंटल ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान है, और बायोमेट्री जीव मिति है। ये दोनों पुराने हैं, ये नया है, तो उपरोक्त सभी नहीं होगा। 8वां प्रश्न देखिए, आरटी 2009 डायरेक्ट्स डैश वर्किंग आवर्स, तो वापस 45 घंटे हम सबको पता है 8वें सवाल में। 9th देखिए, 9वां प्रश्न है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। निम्नलिखित में कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? निर्धारक नहीं है, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट नहीं है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, वाहिनी हीन ग्रंथियां, डक्टलेस ग्लैंड्स, देहिक संरचना, सोमेटिक स्ट्रक्चर, या फिर स्थितिजन्य संरचना, सिचुएशनल स्ट्रक्चर। तो देखो, देहिक संरचना की बात करें या नर्वस सिस्टम की बात करें या फिर डक्टलेस ग्लैंड्स की बात करें, ये तीनों एक जैसे ही हैं, शरीर के अंदर होते हैं। और मैं जिसके साथ जाऊंगा वो सिचुएशनल स्ट्रक्चर है, जो शरीर के अंदर नहीं है। तो स्थितिजन्य संरचना शरीर के बाहर की बात है, ये परिवेश है, वातावरण है। बाकी तीनों शरीर के अंदर की बातें बायोलॉजिकल है। इसका मतलब सही जवाब मैं जाऊंगा चौथे के साथ, जिसको बोलेंगे सिचुएशनल स्ट्रक्चर। तो आप जिन लोगों ने चौथा किया है
उनकी तो बल्ले बल्ले है साहब, पर फिर भी फाइनल आंसर बोर्ड का मैं आपको फिर बता रहा हूँ, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। बस मेरे को एक ही तकलीफ होती है कि साहब मेरा गलत हुआ तो फिर उसको वो हताश निराश हो जाएगा। निराश हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पेपर मैं करवा रहा हूँ मेरे हिसाब से इसका साइकोलॉजी का पोर्शन, बाकी मेरे को नहीं पता, साइकोलॉजी का पोर्शन थोड़ा सा मुश्किल है। और जब भी नॉर्मलाइजेशन की बात आएगी तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे साहब मांग उठाओ, ये वाला पेपर इजी था, ये वाला पेपर हार्ड था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मांग उठाने से नहीं होगा। और नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो किसी के नंबर काटे नहीं जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बोनस ही दिया जाएगा, क्योंकि पात्रता परीक्षा में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि साहब आप किसी के नंबर काट लें। कंपेयर नहीं करेंगे हम। कंपेयर आपको पता ना, मैं आपको बता चुका हूँ, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट CRT याद है आपको, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट NRT याद है ना, CRT है ये, CTET है जिसमें 90 नंबर लाने जरूरी हैं, इसलिए काटना नहीं है। आपस में तुलना तो NRT में होती है, जहाँ पे नंबर कटते हैं, जैसा कि स्किलिंग वगैरह होती है, नॉर्मलाइजेशन होता है, RS में भी होता है, ठीक है, अलग अलग पेपर हो तो होता है। तो यहाँ अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ, सामान्यकरण हुआ, तो बोनस अंक मिलेंगे, बाकी कुछ कटेगा नहीं, क्योंकि हम CRT की बात कर रहे हैं, हम क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट दे चुके हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ये CTET वाला सिस्टम है। ओके, तो सही जवाब हो गया 9th का स्ट्रक्चरल सिचुएशनल स्ट्रक्चर। 10वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन, देखो अनुवांशिकता पे कितनी बातें आई हैं। कभी हम कहते हैं ना आपको क्लासेस में कि जो फेवरेट टॉपिक हो गया ना एग्जामिनर का, वो उस पे चला जाएगा फिर। तो जिसने अनुवांशिकता को ढंग से पढ़ा है, आप सोचिए, पर फिर भी कॉमन सेंस, जिन बच्चों ने कॉमन सेंस रखे हैं, हमारे क्लूज याद रखे हैं, उन्होंने कमाल किए हैं साहब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जनरल लॉ ऑफ हेरिडिटी, कौन सा अनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है? प्रगति, रूपांतर, प्रतिगमन जैसे पैदा होता है। पहला ऑप्शन है प्रोग्रेशन, दूसरा है वेरिएशन, तीसरा है रिग्रेशन, और चौथा है लाइक बी गेट्स लाइक। तो आपको पता है लाइक बी गेट्स लाइक पे बहुत चर्चा होती है। ये अनुवांशिकता का बहुत बड़ा नियम है कि जैसे मम्मी पापा वैसे बच्चे, जैसे पेरेंट्स वैसे बच्चे। ये लाइक, या जैसे जैसे पेरेंट्स उनके भी तो होते हैं ना, जानवरों के भी, तो उनके जैसे पेरेंट्स वैसे सेम टू सेम वो, तो ये अनुवांशिकता ही तो है। प्रतिगमन रिग्रेशन पता है ना आपको, प्रतिगमन रिग्रेशन फ्रांसिस गाल्टन, इवन मेंडल तक की बातें आती है, प्रतिगमन रिग्रेशन फ्रांसिस गाल्टन। इसी तरह से रूपांतरण, वेरिएशन, इसमें एक सवाल भी आया है एक्चुअली, डार्विन की एक बुक, डार्विन की एक थ्योरी आई है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वेरिएशन म्यूटेशन का ही दूसरा नाम है, यानी जीन्स बदलते हैं, म्यूटेशन होते हैं, म्यूटेशन, पर ये भी अनुवांशिकता है, ठीक है ना। जैसे हमने आपको बोला ना कि साहब हूबहू माता पिता जैसा बच्चा नहीं है। मंदबुद्धि माता पिता की तीव्र बुद्धि संतान का होना क्या अनुवांशिकता के नियम का उल्लंघन करता है? नहीं करता, क्योंकि वो मंदबुद्धि हुए तो क्या हुए, गोरे माता पिता की काली संतान या काले माता पिता की गोरी संतान, वही वाली बात है। वो गोरे हैं तो क्या, काले हैं तो क्या हुआ, दादा दादी तो गोरे थे, या फोर फादर तो इंटेलिजेंट थे, माता पिता मंदबुद्धि के हुए तो क्या हुआ। इसका मतलब मंदबुद्धि माता पिता, सोरेनसन ने बोली ये बात, मंदबुद्धि माता पिता की संतान का तीव्र बुद्धि होना अनुवांशिकता को फॉलो करता है, और ये कारण यही है, ठीक है ना। तो वेरिएशन भी एक नियम है, लो है, लाइक बिगेट्स लाइक भी एक लो है, रिग्रेशन भी एक लो है, प्रगति इसका कोई नियम नहीं होता, प्रोग्रेशन इसका कोई नियम नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। 11वां प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप, नोट इज नॉट ए स्टेप इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? फिर कॉमन सेंस रखना है। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, समस्या की अवधारणा, तो समस्या की अवधारणा बोलिए होती कि नहीं होती, ध्यान देना है। रिवीजन रिसर्च कंक्लूजन, रिवीजन करना है कंक्लूजन का, निष्कर्ष में वापस संशोधन करना है। आधार सामग्री एकत्र करना, हिंदी में आधार सामग्री से पता नहीं आप क्या समझ लो, लेकिन ये और कुछ नहीं है बल्कि कलेक्टिंग डेटाज है, डाटाज को इकट्ठा करना। और गतिशील दृष्टिकोण या डायनेमिक अप्रोच, तो ध्यान देना समस्या होनी बहुत जरूरी है, और आपको पता है डेटा कलेक्शन भी बहुत जरूरी है, आपको पता है कंक्लूजन निकालना बहुत जरूरी है, हाइपोथेसिस बहुत जरूरी है, लेकिन कंक्लूजन को हम ऐसे अप्लाई नहीं करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, उसमें संशोधन करेंगे, तो वो भी बहुत जरूरी है। मैं जाऊंगा डायनेमिक अप्रोच के साथ, गतिशील दृष्टिकोण के साथ, क्योंकि गतिशील दृष्टिकोण का मतलब ये हुआ कि वो उनमें दूसरी चीज़ें इफेक्ट कर जाएंगी, जबकि साइंटिफिक अप्रोच में दूसरी चीज़ें इफेक्ट नहीं करती, बल्कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन और ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन होता है। तो मेरे ख्याल से गतिशील दृष्टिकोण, डायनेमिक अप्रोच इसका राइट आंसर होना चाहिए। 12वां प्रश्न, डैश ऑफ द टेस्ट रेफर्स टू, देखो देखो कितनी बड़ी बात, कितनी बार बोला हमने ये शब्द याद रखना, कंसिस्टेंसी, याद है आपको? कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, स्थायित्व, संगतता, याद है ना। परीक्षण की कंसिस्टेंसी का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर, हमने बोला ना आपको, अलग अलग समय पर किए गए परीक्षण,
पता नहीं कितने ऐसे मासूम बच्चे थे जो जानते नहीं थे विश्वसनीयता क्या होती है, क्योंकि उनको पढ़ाने वाले भी नहीं जानते थे। पता नहीं क्या इसका आंसर बताते थे। हमने बताया वस्तुनिष्ठता में परिणाम नहीं बदलता, पर कौन बदलता है? परीक्षक बदलता है, जांच करने वाला बदलता है। विश्वसनीयता में भी परिणाम नहीं बदलता, पर क्या बदलता है? समय बदलता है, वक्त बदलता है, टाइम बदलता है, टेस्ट रीटेस्ट। स्प्लिट हाफ याद है आपको? जिसने हमारे पुराने वीडियोस भी देखे हैं एक्चुअली, वो भी बहुत आगे तक जा सकता था अगर आपने ऐसा किया। नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना, सब्सक्राइब तो करना ही है। आप इसको सब ग्रुप्स में शेयर भी करेंगे, ये हम आपसे उम्मीद लगाते हैं। तो अलग अलग अवसरों पे सेम रिजल्ट दे, घड़ी वाला एग्जांपल आपको याद है ना? ओके, वो है विश्वसनीयता। कंसिस्टेंसी दिखते ही रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता हो जाना चाहिए था। अभी भी जिन बच्चों ने जो मेरे को सुनने और विश्वसनीयता गलत किया, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो हमारे पास क्यों नहीं आए। मैं पिछले 3 साल से 4 साल से आपको बार बार ये चारों चीज़ें इस कदर इतना इजी वे में बता रहा हूँ कि हर बच्चे ने इसको सही किया है, फिर भी आपकी गलती हुई तो आपका कॉमन सेंस नहीं था। किस बात का कॉमन सेंस? कहीं और जाके किसी और के दामन में क्यों बैठे? विश्वसनीयता तो हम बता रहे थे। ओके, सारी की सारी चीजें आपको पता है 120 प्रश्नों में मोर देन 115, 116, 117 हमारे बच्चे कर सकते हैं, और इससे एक अप्रोच डेवलप होगी। मैं आपको फिर कहता हूँ कि इस वीडियो को जो देख रहा है वो आंसर की के चारों सॉल्यूशन जरूर देखें, शिफ्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि आगे बहुत जल्दी आपके सामने दूसरी परीक्षाएं आने वाली हैं। तो साइकोलॉजी कितनी बेहतरीन कमाल कर सकती है आप जानते हैं ना। एक एक प्रश्न उतना महत्वपूर्ण होता है, ये उससे पूछिए जो एक प्रश्न से पॉइंट से सिलेक्शन होने से रहा है, फिर कोई चारा नहीं है। ओके, 13th वापस आरटी पे प्रश्न है। आरटी आपके उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। शैक्षिक परिदृश्य में तो हम आपको बहुत सी बातें और भी बताने वाले हैं। राइट टू चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉल्स अंडर एक्ट, यानी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? 2009, 2010, 2005, 2010। आप सोचिए क्या है। हिंदी में और इंग्लिश में तो 2010, 2012, 5 और 9। तो इसका सही जवाब क्या है? 2005 तो एनसीएफ था, 2009 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2009, 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ, लेकिन इसका नाम 2009 ही रहेगा, क्योंकि ये एक्ट 2009 था। आपको याद है ना? ओके, भारत के 60वें गणतंत्र में 135वें अधिनियम के रूप में नामित, नहीं 35वें अधिनियम के 135वें अधिनियम के रूप में नामित विश्व का 135वां देश। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, 14वां प्रश्न 14th, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए, यानी मेंटली रिटार्डेड्स के बारे में टीचर क्या ध्यान में रखेगा? पहला है आर एबल टू पास एग्जामिनेशन, परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम है। दूसरा, वर्क हार्ड टू compete विद नॉर्मल चिल्ड्रंस, सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करें। एक है लर्न मोर वोकेशनल स्किल्स, अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें, या लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताएं। और कुछ नहीं तो हमारे क्लू से ही आंसर सही हो सकता है। कभी भी आपको याद है, हम आपको बता चुके हैं, परीक्षा में पास करना हमेशा परीक्षा में गलत होता है। पास करना कोई उद्देश्य नहीं है। आपको पता है ना, परफॉर्मेंस गोल्स और लर्निंग गोल्स में कौन बेहतर? लर्निंग गोल्स बेहतर, मास्टरी बेहतर। सीखना इंपॉर्टेंट है, पास करना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीखना महत्वपूर्ण है, निष्पादन महत्वपूर्ण नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। उसके अलावा देखो, आप प्रतिस्पर्धा की बात करें तो खराब है, खराब है, खराब। यहां भी प्रतिस्पर्धा खराब हो गई। तो मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे हैं उनको कोई वोकेशनल स्किल सिखा दें, ये बहुत बढ़िया रहेगा। न केवल उनके दैनिक जीवन में आजीविका के लिए बढ़िया रहेगा, बल्कि पता है इसमें लर्निंग बाय डूइंग और बहुत सी चीज़ें होंगी, तो वो बेहतर बेहतर रहेंगे, उसमें खो जाएंगे वो। ठीक है, तो सही जवाब है अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें। क्या है? अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें। 14 में आंसर नंबर 2। 15वां प्रश्न देखें, लर्निंग थ्रू रिवार्ड एंड पनिशमेंट, कितनी बार बात कर चुके हैं। रिवार्ड एंड पनिशमेंट का जहां भी नाम आए वहां क्रिया प्रसूत अनुबंधन आएगा, वहां स्किनर आएगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग आएगी। ठीक है ना? तो रिवार्ड पनिशमेंट की बात हम कर चुके हैं। रिवार्ड पनिशमेंट पारितोषिक व दंड के माध्यम से सीखना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन है। जल्दी में हूं और बात नहीं करूंगा। 16वां प्रश्न देखें, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं। फ्राइड के अनुसार पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर, देखो 2 शब्द आ गया, स्ट्रक्चर, पर्सनैलिटी। आपको याद है हमने बोला था, एक तो बोला था टोपोग्राफिकल मॉडल, पर्सनैलिटी ऑफ स्ट्रक्चरल, याद है ना? एक डायनेमिक मॉडल, माफ करें, टोपोग्राफिक ऑफ टोपोग्राफिकल टोपोग्राफिकल मॉडल जो था, जिसको हम बोला था हिंदी में क्या बोला था उसको, स्थलाकृति मॉडल, स्थलाकृति मॉडल। दरअसल टोपोग्राफिक मॉडल तो था चेतन, अचेतन, अर्धचेतन वाला। इस तरह से हमने बनाया था ना, आइसबर्ग बनाया था पियाजे ने।
ये डूबा रहता है, 1/10 दिखता है। इसमें उन्होंने बताया था इधर सुपर ईगो है, इधर इड है, और फिर इसके 3 प्रकार ऐसे में मिलाए थे, ठीक है ना? ऊपर वाला चेतन, बीच वाला अवचेतन, नीचे वाला अचेतन। ये टोपोग्राफिकल मॉडल है, स्थलाकृति मॉडल है, ये मन की संरचना है। दूसरा डायनामिक मॉडल था। डायनामिक मॉडल क्या था? जिसमें व्यक्तित्व के बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट्स बताए गए थे 3, और वो थे इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो इसका सही जवाब हो गया इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड, ईगो एंड सुपर ईगो, इदम अहम पराहम। तो ये सवाल जिन लोगों का सही हुआ है उनको बधाई, और जिन्होंने गलत कर दिया, चेतन अचेतन कर दिया या प्लेजर प्रिंसिपल कर दिया, प्लेजर प्रिंसिपल तो केवल इड के बारे में है, ठीक है? डिफेंस मैकेनिज्म अचेतन में होता है। तो यहाँ बहुत ही प्यारा सा प्रश्न था ये, लेकिन केवल हेडिंग था। हमारी बुक में आप हेडिंग देखोगे, हेडिंग मिल जाएगी आपको। टोपोग्राफिकल मॉडल क्या है, स्थलाकृति मॉडल में क्या है, और डायनेमिक मॉडल या स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में क्या है। तो स्ट्रक्चर और पर्सनैलिटी में 3 है, इड, ईगो और सुपर ईगो। ओके, ये इसका जवाब है इदम अहम व पराहम। चलिए 17th, देखो एक की एक चीज बार बार हमने आपको बताई है, आई है ना? शायद ही कोई ऐसी बात हो, अगर ध्यान से आपने सुनी हो, जो परीक्षा में आपको नहीं आए। स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? समस्थिति, संतुलन, बढ़ावा देना, प्रेरणा। याद होगा आपको, याद होगा। ऑफलाइन क्लासेस में नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन क्लासेस में हमने कितनी बार ये बातें बोली हैं। आप अगर दिल से हमारे वीडियोस को देख लेते तो कोई भी प्रश्न गलत नहीं होता, ये दावा करता हूं मैं। देखो, याद है आपको हमने कितनी बार बोला था होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेटिक, होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेटिक। याद है क्लार्क हल? याद है NDAGAR, NDA गार? नीड, ड्राइव, अराउजल, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, अचीवमेंट, रिडक्शन इन अराउजल। याद है ना? तो शरीर की समस्थिति बनाने, हमने आपको कितने एग्जाम्पल दिए थे इसके, ठीक है ना? आवश्यकता, फिर मनोदैहिक तनाव उत्पन्न होता है, ड्राइव, है ना? फिर इंसान लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है, फिर अचीवमेंट होते ही आवश्यकता का रिडक्शन हो जाता है, अराउजल, उद्वेलन में कमी आ जाती है, पर वापस फिर दूसरी आवश्यकता का उदय होता है। ये बहुत ही बेहतर चीज़ है, इसको बोलते हैं समस्थिति या संतुलन। हिंदी में कुछ भी आ सकता है, इंग्लिश में होम्योस्टेसिस बोलना है, होम्योस्टेसिस। ओके, क्लार्क हल। 18वां प्रश्न, सीता एक डे केयर सेंटर पे काम करती है, वेतन कम है, काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वे बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है। बच्चों के आसपास रहना क्या करती है? पसंद करती है। सी लव्स बीइंग अराउंड चिल्ड्रन। और उच्च नौकरी वाली कोई इच्छा उसकी नहीं है। सीता की प्रेरणा कैसी है? देखो, मैं आपको फिर बता दूं, कहाँ थे आप? हमने आपको क्लू दिया था, पता है बाह्य और बाहरी एक ही होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो फिर तो आंतरिक ही होगा सब। वैसे भी पसंद करना आंतरिक है, तो ये आंतरिक। दोनों पेपर में इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे बात आई है, और कमाल की बात आई है। ओके, तो सही जवाब हो जाएगा इंट्रिंसिक। ये शब्द वाकिफ है आप? इंट्रिंसिक से कितनी बार बोला हमने? एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल एक ही होता है, लिहाजा दो ऑप्शन एक जैसे तो हो ही नहीं सकता। सेल्फिश तो कुछ होता ही नहीं है। कितना आसान था आपके लिए, कितना आसान था आपके लिए। प्रकाश, आपने हमारी ये अप्रोच अपनाई होती, कौन जाने आपने अपनाई भी होगी। अगर नहीं भी अपनाई तो अभी भी मौका है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आने वाला ये 6 महीने, 1 साल आपकी ज़िंदगी को बदल देने वाले होंगे, लेकिन बस हमारे इस स्टाइल को अडोप्ट कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ओके, 19th, in the identification of the gifted we must give priority to। प्रतिभाशाली बालक की पहचान में फिर वही बात मेरे वाली। इवन मैंने आपको बोला था कि प्रश्न पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मान लो इसमें एक है माता पिता की राय, एक है सामुदायिक दृष्टिकोण यानी समाज की राय, एक है शिक्षकों की राय, तो बोलिए 3 राय एक जैसी हुई कि नहीं हुई? तो ये आंसर नहीं हो सकता। सही जवाब होगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम। प्रतिभाशाली बालकों में हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? हमें निष्पक्ष रूप से किसी की राय में, माता पिता को तो पता है, अपना बदमाश बच्चा भी माता पिता को तो बहुत सीधा लगता है ना? शिक्षक भी किसी बच्चे के लिए अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिविटी है। पर सब्जेक्टिविटी से रिजल्ट नहीं लेने हैं, क्या करना है? ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो कितनी महत्वपूर्ण बात हमने आपको बताई। इसमें आएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम। 20वां प्रश्न, मैं लेट हो रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन शोन टू हेल्प मेंटेन ए हेल्दी लेवल ऑफ कोग्निटिव फंक्शनिंग। यानी इनमें से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद के लिए उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त नहीं है। पहला है खेल में भाग लेना, पार्टिसिपेटिंग इन गेम्स। दूसरा वर्किंग क्रॉसवर्ड पजल्स, क्रॉसवर्ड पहेलियों पे काम करना। तीसरा है आसीन जीवन शैली, सिडेंट्री लाइफस्टाइल। चौथा है रीडिंग। तो कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर, स्वस्थ का मतलब यहाँ पे हेल्थ नहीं है, ठीक है, हेल्दी लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग, तो इसमें कौन सा होगा? तो देखिए
खेल में भाग लेने से संज्ञानात्मक विकास होता है? बिल्कुल, सारे विकास होते हैं। क्रॉसवर्ड पजल करेंगे तो सारे विकास होते हैं, रीडिंग में सारे विकास होते हैं। आसीन जीवन शैली इसका आंसर है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल, आप जानते हैं सिडेंट्री लाइफस्टाइल किसको बोलते हैं? आजकल ये बहुत चर्चित है। यानी आजकल हम क्या करते हैं, हम जो भी काम करते हैं, पढ़ते हैं, ऑफिसेज में रहते हैं, तो अधिक समय तक केवल बैठे रहते हैं। 8 घंटे 9 घंटे तक बैठे रहते हैं, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। और बहुत लंबे समय तक बैठे रहने से पता है क्या होता है? कार्डियोवेस्कुलर डिजीज की अधिक संभावनाएं होती हैं। आपको पता है लेटेस्ट जो जो रिसर्च हुए हैं उनमें कहा गया है कि ऐसी महिलाएं जो घर पे काम करती हैं और ऐसी महिलाएं जो ऑफिस में 8 9 10 घंटे बैठ के काम करती हैं, पता है क्या अंतर होता है? अंतर ये होता है कि एक हार्मोन निकलता है अपने फील गुड हार्मोन, जो ज़्यादा समय तक बैठी रहती हैं या बैठे रहते हैं उनमें नहीं निकलता। और रिजल्ट ये आया कि वो महिलाएं डिप्रेशन का शिकार हो गई जो 9 10 घंटे बैठी ही रहती हैं। इस बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल को हम बोलते हैं सिडेंट्री लाइफस्टाइल। और इसमें बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं जिनमें डायबिटीज से लेके डिप्रेशन से लेके कैंसर तक की संभावनाएं होती हैं। ओके, तो बहुत ही बढ़िया सी बात है, साइकोलॉजी यही तो है। तो सिडेंट्री लाइफस्टाइल इसका आंसर होगा 21। 21वां देखो, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? डार्विन, शेफर, जर्सेड या फिर स्पेंसर। हद हो गई, मेरे बच्चों ने मेरे को बोला जर्सिल्ड की परिभाषा है ये सब। तो ध्यान रखना, वो किशोरावस्था वाली संक्रमण वाली बात नहीं थी, किसी ने भेजा था। और पता नहीं संक्रमण वाली किशोरावस्था वाली बात कहीं और किसी दूसरे पोर्शन में आ गई हो तो, क्योंकि साइकोलॉजी तो आपको पता है ना हर एक पोर्शन में आपको मिली है। हमारे क्लास की बातें, किंडरगार्टन से लेके सारी बातें, रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव स्किल तक सारी बातें आपको मैं आपको बताता क्लास में, बताता था ना कि केवल 30 नंबर नहीं है साइकोलॉजी, 50 नंबर से ज़्यादा काम कर रही है और कर रही है और हुआ भी है। देखा आपने लैंग्वेज फर्स्ट में, देखा लैंग्वेज सेकंड में, देखा आपने अपने सब्जेक्ट में, कितनी बातें, महत्वपूर्ण बातें। चलिए, तो ये एक्चुअली ये क्या था? ये था लाइफ प्रेजेंट्स ए कंटिन्यूअस चेन ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टिंग एंड सर्वाइवल्स। एग्जिस्टिंग एंड सर्वाइवल्स, इनमें किसी ने भी उन पर बात करी है, स्पेंसर ने भी करी है निश्चित रूप से, लेकिन मैं जाऊंगा डार्विन के साथ। हम इसका जवाब करेंगे डार्विन, और डार्विन की वो थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यहां एक क्लू देती है मुझे कि मैं डार्विन के साथ ही जाऊंगा। 22वां प्रश्न, पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? बहुत इजी, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 है ना, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, फॉर्मल लास्ट वाली। तो साइकिल स्टेज उन्होंने कोई नहीं बताई, चक्रीय चरण उन्होंने कोई नहीं बताया। और आप में से किसी ने अगर ये सवाल भी गलत किया तो फिर उसके लिए तो हम क्या बोलेंगे। 23, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित करता है, बहुत जबरदस्त प्रश्न था। जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित करता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि क्या कहलाती है? मेंटल एक्टिविटी दैट गोज ऑन इन ब्रेन व्हेन ए पर्सन इज प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, ये क्या कहलाता है? अधिगम, मानसिक कल्पना, विचारण या संकल्पना, लर्निंग, मेंटल इमेजरी, थिंकिंग या फिर कॉन्सेप्ट। तो देखो यहाँ पे मेंटल इमेजरी और कॉन्सेप्ट दोनों एक ही हैं, तो ये दोनों एक जैसे तो हो ही नहीं सकते। सवाल ये है कि अधिगम और विचारण दोनों ही इसके आंसर माने जा सकते हैं, दोनों के लॉजिक है। मैं आपको बताऊं, कोग्निटिव लर्निंग का एक एस्पेक्ट है, मेटाकॉग्निशन वगैरह आपने सुना होगा कि इनकोडिंग करना, स्टोर करना, प्रोसेसिंग करना, एक तरीके से सीखने का प्रोसेस है कि नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन साथ में थिंकिंग का प्रोसेस भी है। तो मैं बोर्ड पे छोड़ता हूं कि वो थिंकिंग माने कि लर्निंग माने, बाकी दोनों ही लॉजिकली सही आंसर है। अधिगम भी होता है, कोग्निटिव लर्निंग में यही परिभाषा है उसकी, और थिंकिंग की भी यही परिभाषा है कि थिंकिंग में भी ऐसा ही इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है। ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, इसको थोड़ा और क्लियर करना चाहिए था इनको, ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उन्हीं में हम मैनिपुलेशन करते हैं, तब तो होगा थिंकिंग। और हम नई चीज़ों को वो कर रहे हैं, अपना इनकोड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, रिट्रीवल हो रहा है, तो फिर होगा लर्निंग। तो मैं बोर्ड पे छोड़ता हूं कि वो थिंकिंग माने कि लर्निंग माने। जिन्होंने थिंकिंग किया है वो भी खुश रहें और लर्निंग किया है वो भी खुश रहें, पर जिन्होंने मेंटल कॉन्सेप्ट किया है उनको थोड़ी चिंता है। हालांकि इसी प्रश्न की बात कर रहा हूँ, चिंता नहीं है आपको, चिंता नहीं करें। ओके, 24 और 24 देखो कितना आसान होता है, अगर आपने पैटर्न को पकड़ लिया, तरीका समझ लिया, तो कितना आसान होता है। आपको पता है एक बुद्धि लब्धि का सूत्र चारों के चारों में आया है, कभी सूत्र किसने दिया पूछ लिया, कभी IQ कितना है ये पूछ लिया, कभी कुछ और पूछ लिया। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र हम सब जानते हैं, MA/CA × 100, MA/CA × 100। 25वां प्रश्न बहुत प्यारा सा प्रश्न है। 25वां प्रश्न, असिमिलेशन। जिसने ध्यान से हमारे पियाजे वाले वीडियो को देखा है वो जिंदगी में पियाजे पे कोई गलती नहीं कर सकते। हाँ, जो बात मैंने बताई नहीं है वो अगर ऐसी बात आ जाए तो फिर तो गलती हो सकती है।
एसिमिलेशन क्या है? ऑप्शंस देखिए। वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए, बेहतर में बदलने की प्रक्रिया, आंतरिक दुनिया के अनुकूल होना, या इनमें से कोई नहीं। तो याद है हमने आपको बताया था कि बच्चे ने पहली बार देखा एक चिड़िया को, उसने देखा चिड़िया का पूरा ऑडियो वीडियो पूरा सब अंदर गया, स्कीमा बना ली उसने, बर्ड बनाई ना बर्ड। कुछ दिनों बाद में, अब उसके पास तो बर्ड का ही नॉलेज है, कुछ दिनों बाद में उसने देखा हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन। तो जैसे ही एरोप्लेन को देखा वो चिल्लाया बर्ड। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज है इक्विलिब्रेशन। पता है क्या है? कि जब हमारे पास जो है हम उसी के अनुरूप बाहरी चीजों को ढालते हैं, उसी में बाहरी चीजों को जोड़ते हैं। हमने आपको बताया था ऐड करते हैं, फिट करते हैं। लेकिन फिर असंतुलन होता है जब कोई नई बात आती है, यहाँ नई नई सिचुएशन आएगी ना, फिर माँ बोलती है देख ध्यान से, ये तो बर्ड थोड़ी है, आवाज़ कर रहा है। तो एक नई सिचुएशन आई, असंतुलन बनता है, और इस असंतुलन के कारण से फिर एक नई स्कीमा बनती है। अगर मॉडिफाई आए, अगर मैनिपुलेशन आए, अगर बदलाव आए, अगर अकोमोडेशन आए, तो फिर होगा अकोमोडेशन, समायोजन। तो समावेशन समावेशन की अवधारणा हमने आपको बखूबी बताई है। बच्चे ने टमाटर को देखा, समझ गया, दूसरे दिन एप्पल को देखा, एप्पल को देखते ही बोला टमाटर। इसका मतलब उसके पास जो टमाटर का नॉलेज है उसी के आधार पे तो एप्पल का विश्लेषण कर रहा है, यानी उस अंदर वाली चीज के आधार पे बाहरी जगत का विश्लेषण करता है। तो बहुत ही प्यारा सा आंसर था इसका। करेंट स्कीमा टू इंटरप्रेट द एक्सटर्नल वर्ड्स, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करता है। हालांकि आंतरिक दुनिया के अनुकूल होना आपको कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। पता है इसको क्या बोलते हैं? ब्लूप्रिंट में इसको बोलते हैं कि साहब डिस्ट्रैक्ट करने वाले ऑप्शंस भी होने चाहिए, नहीं तो फिर तीन ऑप्शन ऐसे होंगे कि जो एकदम वैसे होंगे तो फिर पेपर बहुत आसान हो जाएगा। तो आपका ध्यान आकर्षित करने वाले ऑप्शंस भी होने चाहिए। मैं जाऊंगा पहले ऑप्शन के साथ। दूसरे में देखो चेंजिंग है, चेंज जहाँ पे है, अडेप्टेशन जहाँ पे है, एकोमोडेशन जहाँ पे है, वहाँ पे आपका समायोजन होगा। और असिमिलेशन, आत्मसातकरण आ गया ना इसमें, हाँ, या समावेशन पहला है जिसमें नई स्कीमा बनाते हैं हम, माफ करें, जिसमें वर्तमान स्कीमा के अनुसार ही नए ज्ञान को उसी में जोड़ते हैं हम, उसी के आधार पे विश्लेषण करते हैं हम। ओके, 26, 26वां प्रश्न। थ्री पिलर्स ऑफ एजुकेशन आर, एजुकेशन के तीन पिलर, ये सारी बातें हमने वीडियोस में जाने कितनी कितनी बार बताई हैं। तो ये है शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। जॉन डीवी याद है आपको? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। 27, डिसलेक्सिया, वापस आ गया, पढ़ने में कठिनाई, डिफिकल्टी इन रीडिंग स्किल्स, डिसलेक्सिया है। 28वां प्रश्न देखें, और 28वां प्रश्न, ए सीरीज ऑफ पिक्चर्स इज शोन टू बी सब्जेक्ट एंड ही इज आस्क्ड टू मेक ए स्टोरी। केवल स्टोरी से आप बता सकते हो इसको। ये क्या है? ये टीएटी है साहब। ये क्या है? टीएटी है, जिसमें कहानी लिखने के लिए, सुनाने के लिए बोला जाता है। रोल प्ले, ड्रामेटिक प्रोडक्शन, रोरसा, अलग बातें हैं। तो प्रक्षेप विधि हो गई ना, टीएटी, कहानी सुनाई जाती है। 29 का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने की व्यक्तिगत विधि नहीं है? कौन सी सब्जेक्टिव नहीं है? देखो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव शब्दों से हमने आपका लगाव अटैचमेंट करवाया था, पर आप कितना कर पाए ये आप जानो। कौन सी नहीं है? इंडिविजुअल हिस्ट्री, ये केस स्टडी की बात है। टाइडमैन, सिगमंड फ्राइड। इंटरव्यू टेक्निक, साक्षात्कार, हमने आपको इतना तक बताया कि हम जब अपना आरपीएस में इंटरव्यू देने गए थे तो हमारी चीज़ें पसंद उनको आई थी तो उन्होंने अच्छे नंबर दिए, अगर पसंद नहीं आई थी तो नहीं देते। सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है। रेटिंग स्केल और इन्वेंट्री टेक्निक, इन्वेंट्री कुछ नहीं है, प्रश्नावली का ही नाम है, आविष्कारिका का नाम है, सब्जेक्टिव होती हैं। निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल सब्जेक्टिव नहीं होती। चेकलिस्ट, सोशियोमेट्रिक्स, रेटिंग स्केल, ये सारी की सारी ऑब्जेक्टिव में आती हैं। तो इसका जवाब हो गया रेटिंग स्केल। ओके, आखिरी प्रश्न प्यारे बच्चों, वो है निम्नलिखित में कौन सा मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? कितनी बार, कितनी दफा हमने आपको बोला है। बताऊंगा ये प्रश्न, उससे पहले फिर आपको बोल रहा हूं कि जो एकदम नए बच्चे हैं तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लें, तुरंत इमीडिएटली, क्योंकि आपके लिए बेहतरीन एक तोहफा है साइकोलॉजी अशोक पारिक। हमारा ऐप साइकोलॉजी, मैं आपको फिर बता दूं, डाउनलोड कर लें। साइकोलॉजी में स्पेलिंग होगी लास्ट में, साइकोलॉजी में GY आता है, यहाँ GIA आएगा। और हमारी बुक्स भी आपको तुरंत ऑर्डर कर देनी है। और खास बात, और बहुत खास बात, जितना हो सके उतना इसको शेयर करना है, क्योंकि ये आपके वादा खिलाफी हो सकती है अगर आपने ऐसा नहीं किया तो, और हमें ये हर्ट कर सकता है। ओके, तो निम्नलिखित में कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण में नहीं आता? कितनी बार हमने आपको बोला है? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, याद है? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। माइल्ड शब्द मिल गया, मॉडरेट शब्द मिल गया, सीवियर मिल गया, लेकिन प्रोफाउंड नहीं मिला, एक्यूट मिला। लिहाजा इसका आंसर हो जाएगा एक्यूट रिटार्डेशन। इसका आंसर हो जाएगा तीव्र मंदता। हिंदी में कोई मतलब नहीं है, हमको तो इंग्लिश के 4 वर्ड याद रखने थे, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड।
तो इसका जवाब मैं मानूंगा ऑप्शन नंबर 4। फिर भी मैं आपको बता दूं, फाइनल आंसर की बोर्ड की मानी जाएगी, मेरी नहीं मानी जाएगी। मैंने मेरे खुद के नॉलेज के हिसाब से आपको ये आंसर्स बताए हैं। जिन लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई। जिन लोगों ने एवरेज किया है उनको भी सावधान रहने की जरूरत है और एक ही काम करना है, हमसे जुड़े रहना है। मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, हम तो आपके फैसिलिटेटर हैं, ठीक है। और जो लोग बहुत लो ग्रेड्स में हैं उनको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि वो हमसे क्यों नहीं मिल रहे हैं। ओके, फिर एक बार आप सबको बधाई। अभी से लग जाएं आगे वाली परीक्षा की तैयारियों में और हम आपके साथ रहेंगे। अपना चैनल रहेगा, आप शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर भी कोई नहीं करता है तो उसके कॉमन सेंस की तो क्या बात करूं, फिर वो परीक्षा में क्या करेगा वो तो तुम जानो। और सभी टीचर्स ने भी आपको करवाया है अपने हिसाब से, उन सबको भी बधाई है। स्पेशली मनोविज्ञान के जो भी शिक्षक काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे मेहनत कर रहे हैं, चाहे कोई सर हो चाहे कोई मैम हो, सबको बधाई। सबने मेहनत की अपने अपने तरीके से, लेकिन हमारे नायाब तरीके आपको कितने काम आए हैं ये तो आपका दिल जानता है। अगर आपको लगता है कि वाकई काम आए हैं तो आप शेयर करेंगे, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। पुनः आप सबको एक बार बधाई। अगली परीक्षा की तैयारी करें, मेरे को जाना है स्कूल, मैं भी लेट हो रहा हूँ। ओके, बाय।